जो चैप्टर नंबर 5 था उसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे थे, और जो क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें निर्धारण मापनी थी, और निर्धारण मापनी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हम पढ़ रहे थे। पिछली बार हमने जो रेखांकन मापनी है वो पढ़ा था, उसके बाद जो निर्धारण मापनी के जो अनुमान मापनी थी वो हमने पढ़ी थी। तो अलग अलग हमने 2 मानदंड है वो पिछली क्लास में पढ़े थे। अब हम उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मानक मापदंड स्टैंडर्ड स्केल क्या होता है। तो मानक मापदंड का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा जो आर्मी मैन है, आर्मी में जो फौजी लेते हैं उन फौजियों के लिए सबसे ज़्यादा इस मानदंड का यूज किया गया। अब जैसे कोई भी फौजी है तो उसको टेस्ट किया जाता है कि वो कायर है, डरपोक है या बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो इस तरह से उसको उसके जो गुण हैं उनको इसमें क्या किया जाता है, इस मापदंड में लिखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं मानक मापदंड। इस प्रकार के मापने में निर्धारक को कुछ मानक संघ दिए जाते हैं, जैसे हस्तलेख और मनुष्य में सामने आदि। निर्धारक करने के योग्य सामग्री की तुलना इन मानकों से करता है। आयत, स्थान, तर्कदायिक आदि ने इस दिशा में बहुत कार्य किया है। व्यक्ति मिलना मापनी का विकास है वो फौजी लोगों के लिए किया गया है, और इसको तैयार करने के लिए 5 विशेषताओं का चयन कर लिया जाता है। तो 5 विशेषताएं फौजियों में कौन कौन सी देखी जाती हैं। तो सबसे पहले है उसका शारीरिक गुण देखे जाते हैं कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो इफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद उसकी बुद्धि है, उसका नेतृत्व करने की क्षमता है, उसमें व्यक्तित्व गुण है, और तथा सेना में उसका जो सामान्य महत्व है वो आदि। तो आर्मी में उसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है और उसकी जो लीडरशिप स्किल है वो जरूरी है। उसके बाद उसकी बुद्धि है और उसके दूसरे जो गुण हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और उनको क्या किया जाता है, देखा जाता है कि कौन कौन से गुण हैं वो एक पर्टिकुलर उसमें है। फिर प्रत्येक गुण या विशेष प्रकार के लिए एक अफसर को 5 व्यक्ति छांटने हैं। तो ये जो गुण दिए गए हैं ऊपर, इन्हीं गुणों के आधार पर एक ऑफिसर होता है, उसको उसके 5 गुण है वो छांटने के लिए बोल दिया जाता है कि ये 5 गुण है कौन कौन से व्यक्ति में है। तो 5 व्यक्ति वो छांटता है। तो यथा वह जिसमें अधिकतम मात्रा में यह गुण विशेष हो, वह जिसमें निम्नतर मात्रा में हो, और वह जिसमें मध्यम में हो। मतलब एक तो बहुत अच्छा हो, एक सामान्य हो, एक कायर डरपोक हो। तो उसको तीनों कैटेगरी में क्या किया जाता है, इसमें विभाजित किया जाता है। वह जिसमें सामान्य से अधिक तथा कुछ इसमें जो जिसमें सामान्य से कम गुण हो। और इन व्यक्तियों की तुलना करके अन्य व्यक्तियों के बारे में निर्णय लिया जाता है। तो इनके आपस में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है इनको। इस विधि के अंतर्गत अनेक व्यक्तियों को उनके किसी एक गुण के आधार पर वर्णित किया जाता है। लेकिन यहाँ निर्धारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन व्यक्तियों में जिन्हें किसी विशेषता के आधार पर वर्णित करना चाहते हैं वो पूर्ण परिचित होना चाहिए। तो मतलब जो अफसर है जो उन 5 फौजियों को सेलेक्ट कर रहा है कि जिसमें ये गुण पाए जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर उनको जानता हुआ होना चाहिए। मतलब उनके बारे में सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए, तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि इसमें कौन कौन से गुण हैं। अब जैसे देखिए आर्मी में कोई अजय है तो वो हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में क्या है, श्रेष्ठ है। तो उसमें हिम्मत अच्छी है और बटालियन में क्या है, श्रेष्ठ स्थान रखता है। उसके बाद जैसे महेश है, हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में क्या है, जो बिल्कुल डरपोक है, तो उसको भी क्या किया जाता है, तो भी जांच की जाती है कि ये कायर है। तो बहुत सी जो परिस्थितियाँ हैं, कंडीशन है उसके सामने रखी जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो कायर है या श्रेष्ठ है। उसके बाद देखिए राकेश है, वो हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद देखिए रवि है, जो हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में अत्यंत कायर है, जो बिल्कुल ही डरपोक है, जो क्या है छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता है। उसके बाद देखिए मुकेश है, जो हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में क्या है, सामान्य है, जो ना तो बहुत ज़्यादा डरपोक है और ना ही बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, बहादुर है। तो ऐसे करके ये जो फौजी होते हैं इनकी एक गुण है, इन गुणों के आधार पर इनको क्या किया जाता है, इनको इवेल्युएट किया जाता है। तो देखिए इनमें तुलना करने के लिए एक स्थायी कसौटी उपलब्ध होती है। तो इनमें क्या किया जाता है, कंपैरिजन की जाती है, और कंपैरिजन के लिए एक स्थायी कसौटी होती है, फिक्स है, वो गुण होते हैं, इसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें निर्धारण अंकों के स्थान पर व्यक्ति के गुणों के आधार पर किया जाता है। तो इसका जो निर्धारण है व्यक्ति में कितने गुण हैं, वो श्रेष्ठ है, कायर है या सर्वश्रेष्ठ है या सामान्य है, तो ऐसे करके उसको क्या कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है। उसके बाद इसके परिश्रम में लिमिटेशन देख लीजिए क्या क्या है। व्यवहार में 2
तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि दो मतों में क्या हो, समानता हो। अगर एक को इवेल्युएट किया गया है तो वो बहादुर साबित हो गया, तो दूसरी जगह वो अगर सर्वश्रेष्ठ साबित होती है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आदमी के जो गुण है, वो आंतरिक गुण है, वो तो वैसे ही रहेंगे, चाहे उनको इवेल्युएट है वो आज किया जाए या कल किया जाए, तो वो क्या होते हैं, एक सिमिलर होते हैं, समानता बन जाती है। किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय करते समय अध्याकरण और अवगमन है वो संभव है, मतलब उसमें अच्छे एसिमुलेशन भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो दोनों होते हैं। उसके बाद मौलिक रूप में इस मापनी को तैयार करना कठिन कार्य है, मतलब मौलिक दृष्टि के बदले में मौलिक गुण होते हैं ना, उनको नापना और उनके बारे में अनुमान लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद है मापनी में एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में दूरी प्राय समान नहीं होती है, तो दोनों में क्या हो जाती है, दूरी समान नहीं होती है, किसी में कोई गुण अच्छा होता है, किसी में कोई गुण अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं कि दो बंदे हैं उनमें एक ही विशेषता में वो दोनों हों। उसके बाद है मापनी का सन्य प्रारूप नागरिक जीवन तथा औद्योगिक संस्थानों में व्यवहार के योग्य नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आर्मी मैन में जो विशेषताएं हैं वो सभी औद्योगिक जो चीज़ें हैं उनमें भी लागू हो, मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें विशेषताएं हैं वही देखी जाती है। तो कुछ विद्वानों ने उपरोक्त 4 मापनी के अतिरिक्त एक अन्य मापनी का भी उल्लेख किया है, जिसे बलाक विकल्प मापनी कहते हैं। तो ये जो सारी मापनियाँ थी, इनके अलावा एक मापनी और है जिसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तैयार किया, जिसका नाम है बलाक विकल्प मापनी। ये क्या होती है, चलिए देखते हैं। इस विधि का विकास है वो फौजी अफसरों के मूल्यांकन के लिए किया गया। अब जो ये मापनी थी, इसका प्रयोग भी फौजियों के मूल्यांकन के लिए किया गया और बलाक मापनी का भी प्रयोग दोनों के लिए। इस विधि में निर्धारक को यह नहीं बताना होता कि व्यक्ति में अमुक विशेषता है, ये नहीं बताना होता कि ये जो कायर है, डरपोक है, ये नहीं बताना होता, तथा अथवा नहीं पर उस विशेषताओं के युग्मों में यह बताना होता है कि इन दोनों युग्मों में कौन सा सही है, या सामान्यतः कथनों के दो जोड़े जिनमें से दो अनुकूल हों, दो प्रतिकूल हों। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इनमें ये चीज़ें पता नहीं लग जाती हैं। तो दोनों युग्म हैं, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी उसमें विशेषताएं नहीं हैं, तो दोनों चीज़ें इसमें लिखी जाती है। तो दोनों में एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी कभी तटस्थ कथन भी मिला दिया जाता है, उदाहरण स्वरूप गंभीर है, उत्साही, लापरवाह तथा असभ्य। तो जो गुण थे, जैसे नेतृत्व के गुण हो गए और दूसरों के साथ जो व्यवहार करने के गुण हो गए, वो कैसे हैं, तो उन चीज़ों के अलावा है वो दूसरे भी शामिल कर दिए जाते हैं, जैसे गंभीर हो गया, उत्साही हो गया, लापरवाह हो गया या ऐसा हो गया, तो इन गुणों को भी कभी कभार क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। और इसमें प्रथम 2 लक्षण अनुकूल हैं तथा अंतिम 2 लक्षण है वो प्रतिकूल हैं। तो ये दोनों जो गंभीर और उत्साही है, ये क्या है, अनुकूल है, और दूसरे क्या है, प्रतिकूल है। तो इसमें अनुकूल और प्रतिकूल दोनों गुणों को भी क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। निर्धारक इन पूरे युग्म को एक पद मानकर अपना निर्णय देता है और यह बताता है कि कौन सा लक्षण उस व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है और कौन सा सबसे कम। इसके पश्चात एक पलायन बुद्धि के आधार पर गणना कर ली जाती है। तो इस तरह से जो गणना है वो की जाती है, कुछ गुणों की भी की जाती है, कुछ अवगुण भी लिए जाते हैं। तो इस तरह से दोनों पक्षों को इसमें शामिल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके उपयोग कौन कौन से हैं। इस मापनी में चेकलिस्ट विधि की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म विधि का अवसर मिलता है। तो चेकलिस्ट की अपेक्षा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ गुणों का अध्ययन किया जाता है, इसमें अवगुण भी किए जाते हैं। इसमें उदारता की त्रुटि कम होती है, क्योंकि इसमें निर्धारक अध्ययन और अवगमन करने की जो सामान्य प्रवृत्ति है या पूर्व प्रभाव त्रुटि का कारण हो जाता है। तो ये भी इसमें क्या है, कमी है। प्राप्त होने वाले कोलांकों का विवरण है वो लिप का पार्ट होता है। अब देखिए हम इसकी परिसीमाएं लिमिटेशन देखते हैं, कौन कौन सी परिसीमाएं हैं इसकी। इस विधि का बलाक विकल्प मापनी नामकरण बिल्कुल अनुपयुक्त है, क्योंकि कोई भी निर्धारक यह सुनना नहीं चाहता का निर्णय देने में है स्वतंत्र नहीं है। तो कोई भी ये नहीं सुनना चाहता। अब निर्णय देने वाला क्या होना चाहिए, हमेशा फ्री होना चाहिए। मतलब किसी की विशेषताएं अगर वो बता रहा है, चाहे वो प्रतिकूल बता रहा है चाहे वो अनुकूल बता रहा है, वो डिसीजन उसके होने चाहिए। वो डिसीजन लेने में क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार के मापदंड की संरचना का अत्यंत जटिल है और इसमें पर्याप्त प्रशिक्षण एक ही समय की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या पड़ती है, इसमें ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत होती है। बिना ट्रेनिंग के प्रशिक्षण में कोई किसी नहीं कर सकता। और इस सामान्य निर्णायक निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि पद का कौन सा युग्म व्यक्ति से अधिक संबंधित है। तो इसमें युग्म ये होते हैं अलग अलग, तो ये नहीं कह सकता कि कौन सा ज़्यादा संबंधित है, कौन सा कम संबंधित है। इसमें तो सिर्फ एक पॉइंट में इसको क्या करना आता है, पॉइंट करना
मापना है तो ये इसमें कौन सा गुण है। इस मापने में दो छाटने में अनुमान की संभावना बनी रहती है। तो जहाँ पे अनुमान होगा वहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या नहीं होगा, फैक्चुअल नहीं होगा। तो उस प्रकार के निर्धारण मानदंडों की त्रुटियाँ हैं वो कौन कौन सी है, चलिए हम देखते हैं निर्धारण मानदंडों में कौन कौन सी त्रुटियाँ आती हैं। तो सबसे पहले है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो त्रुटि है वो। इस प्रकार की त्रुटि का कारण यह होता है कि निर्धारक प्राय अति निर्णय लेने में संकोच करते हैं। मतलब मैं एकदम ये बोल दूंगा कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल गाय है, तो वो निर्धारण करने में या उनको बोलने में क्या होता है, थोड़ा संकोच होता है कि इस तरह के वर्ड्स हैं वो कैसे यूज करूँ। और निर्धारण केंद्र की ओर क्या होता है, कैसे करता है, निर्धारण का ऐसा विचार होता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण उपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं होता है जिसके कारण वह अपने निर्णय को मध्य स्थान दे देता है। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकता तो बुरा भी नहीं बोल सकता है, तो ये क्या होता है, ये मध्यस्थ रहता है। इसी कारण यह निर्णय निष्पक्ष नहीं हो पाता है। तो वो मिड में रहेगा तो वो निर्णय क्या नहीं हो पाएगा, निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, ना तो वो अच्छा निर्णय दे पाएगा ना बुरा। अब ये बीच में रहता है तो इसका निर्णय बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। तो इस त्रुटि को कम करने के लिए अंतिम छोर के कथनों को अधिक अंतर है वो रखा जाए। जो पहले छोर पे जो अंतर रख रहे हैं और जो लास्ट पे रख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद उदारता की कमी। इस त्रुटि को उदारता की त्रुटि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि निर्धारक उन लोगों का मूल्यांकन उदारता पूर्वक करता है जिसे वह जानता हो और जो वे लोग है वो अहम से नहीं। अब इसमें क्या है, पक्षपात करने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब अगर वो जिस व्यक्ति को अगर वो जानता है, वो उससे रिलेटेड है, तो वो उसके बारे में गलत कमेंट है वो नहीं कर सकता। और यह एक सतत प्रवृत्ति है। इस प्रकार कुछ निर्धारक क्या होते हैं, उदार भी होते हैं। मतलब कुछ है वो एकदम स्ट्रिक्ट है, वो किसी की विशेषता नहीं बता पाते, कोई बुरी चीज़ है तो उसको क्या करेंगे, वो चेंज कर देंगे, सही से नहीं बताएंगे, वो कुछ कठोर। तत्स्वरूप धनात्मक उदारता तथा ऋणात्मक उदारता जन्म ले लेती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अवगुण है उनको स्पष्ट बता देंगे और कुछ ऐसे जो उनको नहीं बता पाते, ऐसे गुण बताते हैं। तो दोनों में क्या जाता है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इस त्रुटि को कम करने के लिए प्रतिकूल लक्षणों की जो संख्या है वो अनुकूल लक्षणों की संख्या क्या रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। उसके बाद देखिए परिवेश त्रुटि कौन सी होती है। इस त्रुटि के अनुसार निर्धारक को धारणा व्यक्ति के विशेष के बारे में बना लेता है और उसी के आधार पर उस व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। मतलब किसी के बारे में धारणा है वो अपने दिमाग में बना ले कि सामने वाला कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो उसको क्या करेगा, जज करेगा। अतः हमारे निर्णय अधिक वैध नहीं रहते, तो उसका जो डिसीजन होता है वो बिल्कुल क्या नहीं होता, वैध नहीं रहता है। थॉर्नडाइक ने इसे पूर्व प्रभाव त्रुटि कहा है। यह एक ऐसी त्रुटि है जिसका शिकार प्राय हर निर्धारित हो जाता है। तो नैतिक महत्व की विशेषताओं में त्रुटि की अधिक होती है और इस त्रुटि को अभ्यास द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसमें अगर अभ्यास हो तो पॉसिबल है कि इसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद रब के अनुसार हमने क्या कहा था, वी जज और फेलो इन टर्म्स ऑफ जनरल मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स देम एंड देयर इज डोमिनेटिंग दिस मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्सनैलिटी एज अ होल लाइक मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स क्वालिटीज। तो इसमें क्या होती है, मेंटल हमारी जो क्वालिटीज होती हैं उसके अलावा उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो दोनों को क्या कर दिया जाता है, दोनों को शामिल करके हम उसको जज करते हैं। उसके बाद है विरोधी त्रुटि कौन कौन सी है। मरे ने एक अन्य प्रकार के पक्षपात की ओर संकेत दिया है जिसे विपरीत या विरोधी त्रुटि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस त्रुटि के अनुसार निर्धारक प्राय व्यक्तियों को अपनी विशेषताओं के विपरीत आंकता है। मतलब उसमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं उसके विपरीत उसका अंकन करता है। जैसे सहयोग स्वच्छता की विशेषताओं का मूल्यांकन करने वाला निर्धारक यदि दोनों विशेषताओं से परिपूर्ण है, उसमें सहयोग की भावना भी, उसमें स्वच्छता भी, दोनों हैं, तो वह दूसरे शब्दों में असहयोग और अस्वच्छता की प्रवृत्ति का अवलोकन करेगा। मतलब उसमें जो अच्छी विशेषताएं हैं उससे रिलेट अंकन करेगा और वो भी उसके क्या करेगा, विपरीत करेगा। अब जैसे कोई स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो अस्वच्छता के प्रति वो कितना अवेयर है, तो उसके बारे में उसका अध्ययन करता है। क्योंकि मानव स्वभाव जैसे हम स्वयं है वैसा ही दूसरों को देखते हैं। मतलब जिसमें जैसे जैसे गुण पाए जाते हैं, अब सामने वाले को वो क्या करेगा, वो ऐसे ही सोचेगा कि जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है। तो इसमें क्या, वो डिसीजन सही नहीं ले पाएगा, वो खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। लेकिन जब हम उनको अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं पाते हैं तो आलोचना करते हैं। मतलब जैसा मैं हूँ, अगर सामने वाला वैसा नहीं है तो उसके बारे में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और अनुशासन संबंधी विशेषताओं के संदर्भ में प्राय ऐसा ही होता है कि अगर कोई अनुशासन में नहीं आता है
तार्किक त्रुटि कौन सी होती है? जब निर्धारक दो छात्रों के कार्य में समानताएं दिखता है तो उसका एक सा ही निर्धारण करता है। मतलब दो छात्र हैं, उनमें अगर सिमिलरिटी है तो उनका निर्धारण वैसे ही करता है। न्यूकॉम के अनुसार निर्धारक के मस्तिष्क में जिन लक्षणों में तार्किक संबंध होता है उनका भी एक समान ही मूल्यांकन करते हैं। इससे तार्किक त्रुटि कहते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन योग्य क्रियाओं के बारे में मूल्यांकन किया जाए तो न कि अमूर्त लक्षणों के बारे में जब इस त्रुटि से बचा जा सकता है। तो इसी प्रकार ये हमने अपना जो मूल्यांकन है वो देखा, और निर्धारण मापने के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने पढ़े। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दो ये जो सब पार्ट बनाए हैं वो अपने अकॉर्डिंग में वो अलग बनाए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। थैंक यू।